मुझे भी नहीं पता मैं कैसे इम्प्योर हूं। इतना बुरा तो कुछ नहीं किया मैंने। इधर आदित्य भी सोच सोचकर परेशान था कि आरोही आखिर इम्प्योर कैसे है। पर अभी इसके अलावा भी कई सारी बातें थी जिन्हें जानना ज्यादा जरूरी था। तो आदित्य ने अभी उन पर फोकस करना ज्यादा जरूरी समझा और आरोही को भी जरूरी बातों पर फोकस करने के लिए समझाते हुए बोला, देखो, ये जानना अभी इतना जरूरी नहीं है जितना ये जानना है कि सांकू लोगों की ये पूजा कैसे पूरी होने से रोक सकते हैं। तो अभी उस पर ध्यान दो। और हम लोगों को एक और बात नहीं भूलनी चाहिए कि इसी इम्प्योरनेस की वजह से पिछली बार तुम वापस अपनी दुनिया में आ पाई थी। तो एक तरह से देखा जाए तो उतना बुरा भी नहीं है इम्प्योर होना। आदित्य की बात में लॉजिक देख आरोही भी अपनी इम्प्योरिटी के बारे में सोचना छोड़ उस पूजा के बारे में सोचने लगी। आदित्य अब उठा और बाहर की तरफ जाते हुए बोला, तुम अब घर जाओ और कुछ भी पता चले तो मुझे कॉल कर लेना। आदित्य को ऐसे अचानक से कहीं जाते देख आरोही उसे रोककर पूछने लगी, और आप कहां जा रहे हैं? इस पर आदित्य ने उसे बताया, मैं अपने घर जा रहा हूं, मेरे असली घर। इस पूजा और सांकू के बारे में कुछ जानकारी मुझे वहां से मिल सकती है। वापस आने में शाम हो जाए या फिर सुबह भी हो सकती है। ध्यान रखना अपना। इसके बाद आदित्य ने अपने गले से द अवतार लॉकेट निकाला और उसे आरोही के हाथ में देते हुए बोला, जब तक मैं वापस ना आऊं ये लॉकेट एक सेकंड के लिए भी खुद से अलग मत करना। आरोही ने आदित्य की बात पर हामी भरी और तुरंत उस लॉकेट को गले में पहन लिया। आरोही को वो लॉकेट देने के बाद आदित्य भी अब बेफिक्र होकर वहां से अपने घर चला गया। आदित्य को पता था कि जब तक आरोही के पास वो लॉकेट रहेगा तब तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसी के भरोसे वो आरोही को अकेला छोड़कर जा पाया। आरोही अब अपने कमरे में बैठी आदित्य का दिया लॉकेट हाथ में लेकर उसे गौर से देख रही थी। तभी काव्या आ पहुंची। काव्या को सामने देखते ही आरोही ने तुरंत लॉकेट को पीछे छुपा लिया और सवाल करते हुए काव्या से बोली, तुम यहां क्या करने आई हो अब? इस पर काव्या बोली, ज्यादा उछलो मत, यहां तुमसे बहन चारा निभाने नहीं आई हूं। आदित्य कहाँ है? क्यों, आदित्य से क्या चाहिए अब तुम्हें? आरोही ने बड़े तीखे अंदाज में जवाब दिया। इस पर काव्या गुस्से से लाल पीली होती हुई बोली, पहली बात तो ये कि मुझे तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है, और दूसरी बात, मुझसे दोबारा इस एटीट्यूड के साथ बात करने की हिम्मत मत करना। मैं आदित्य नहीं हूं जो तुम्हारे नखरे झेलूंगी। दोबारा ऐसी हरकत की ना तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं यहां सिर्फ इतना बताने आई थी कि सांकू की दुनिया में कोई नई पूजा शुरू हो गई है। तुम्हारे साथ मैं भी मुसीबत में पड़ सकती हूँ, इसलिए इसका सलूशन ढूंढना मेरे लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि तुम्हारे लिए। वरना मैं तुमसे मिलने आऊं, इतनी खास नहीं हो तुम। इतना कहकर काव्या वहां से गायब हो गई। आरोही के घर से निकलकर काव्या सीधा एक सुनसान जंगल में पहुंची। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। बाहर से देखने में वो किसी भिखारी का घर लग रहा था। काव्या सीधा उस झोपड़ी के अंदर चली गई। उसके अंदर कोई सामान नहीं रखा हुआ था। झोपड़ी अंदर से एकदम खाली थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे सालों से कोई उस झोपड़ी में नहीं आया है। जमीन पर चारों तरफ सूखी घास फैली हुई थी। काव्या अंदर जाने के बाद एक कोने से सूखी घास हटाना शुरू की। थोड़ी देर में घास सारी हट गई और वहां एक बड़ा सा पत्थर दिखने लगा। काव्या ने कुछ मंत्र पढ़ा और उस पत्थर की ओर उंगली से कुछ इशारा किया। काव्या के ऐसा करते ही वो पत्थर वहां से खसक गया। पत्थर के नीचे से एक सीढ़ी बनी हुई थी। काव्या उन सीढ़ियों से उतरते हुए अंदर की ओर बढ़ी तो आगे महल जैसी जगह पर पहुंच गई। झोपड़ी के अंदर जाने के बाद एक खूबसूरत सी बिल्डिंग बनी हुई थी। बिल्डिंग की दीवारों पर खूबसूरत कारीगरी की गई थी। हर दिशा को एक नया रूप दिया गया था। कई सारे कमरों की ये बिल्डिंग किसी महल से कम खूबसूरत नहीं थी। काव्या बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर किसी को आवाज देने लगी, कंचन, कंचन कहां हो? काव्या के ऐसे बुलाने पर एक कमरे से पायल की झनकार सुनाई देने लगी। काव्या उस आवाज की तरफ बढ़ने लगी। कमरे के अंदर जाने पर काव्या एक अजीब सी दिखने वाली लड़की के सामने पहुंची। उस लड़की का शरीर तो आम इंसान के जैसा था, पर उसका चेहरा किसी लोमड़ी का था। उस लड़की का नाम कंचन था। काव्या उसके पास जाकर बैठ गई और बोली,
कुछ छुपा रहे हैं वो लोग मुझसे। मैं जब गई तो आरोही के हाथ में कुछ था, पर मेरे जाते ही उसने उसे भी छुपा दिया। आदित्य भी गायब है। कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं ये लोग, जिसमें मुझे शामिल नहीं करना चाहते। मुझे डर लग रहा है कंचन, कहीं मैं सांकू का शिकार न बन जाऊं। काव्या की बातें सुनकर कंचन बोली, जब तक जिंदा है तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। रही बात उनके कुछ छुपाने की, तो वो तो मैं यूं पता कर सकती हूं। कंचन की बात सुनकर काव्या ने कुछ राहत की सांस ली। महल से दिखने वाले इस बिल्डिंग में काव्या कंचन के साथ रहती थी। जंगल के बीचों बीच होने की वजह से कोई कभी काव्या या कंचन का पता नहीं लगा पाता था। कंचन और काव्या बचपन से ही एक साथ थे। दरअसल द्वेंदु ने काव्या को जिस ऑर्फनेज में डाला था, उसी में काव्या की मुलाकात कंचन से हुई थी। कंचन कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक सुपर विच की बेटी थी। पर लोमड़ी के चेहरे के साथ पैदा होने की वजह से कंचन के घर वालों ने उसे ठुकरा दिया था। वहां ऑर्फनेज में भी उसके अजीब चेहरे की वजह से कोई उससे बात नहीं करता था। सब लोग डरते थे, पर काव्या उससे कभी नहीं डरी, बल्कि हमेशा उसे एक दोस्त की नजर से देखा। कंचन के पास भी काव्या के अलावा कोई और दोस्त नहीं था, तो कंचन के लिए काव्या ही सब कुछ थी। कंचन सारा टाइम काव्या के साथ ही रही। जब वो ऑर्फनेज से बाहर निकली तो भी कंचन उसके साथ थी। काव्या ने अपनी शक्तियों के अलावा बाकी जो भी जादू और तंत्र सीखा था, वो उसे कंचन ने ही सिखाया था। आरोही को गहरी नींद में सुलाने वाली भी कंचन ही थी। कंचन काव्या से इतना प्यार करती थी कि वो उसके लिए अपनी जान तक दे सकती थी। वहीं काव्या को भी कंचन जान से प्यारी थी। कंचन अब तक बेहद पावरफुल विच बन चुकी थी। जब इसकी खबर कंचन की कम्युनिटी को लगी, तो वो लोग कंचन को जान से मारने के लिए ढूंढने लगे। उन्हें डर था कि कंचन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उनके खिलाफ करेगी। कई बार कंचन पर हमले भी हुए और काव्या ने उसे हर बार बचा लिया। कंचन को उसके दुश्मनों की नजर से छुपाने के लिए ही काव्या उसे ऐसी जगह पर लेकर रहती थी जहां कोई आता जाता नहीं था। कंचन को अब यह पता करना था कि आरोही और आदित्य काव्या से क्या छुपा रहे थे। इसका पता लगाने के लिए कंचन ने जमीन पर चंदन से कोई गोलाकार डिजाइन बनाया और काव्या से बोली, उनमें से किसी की तस्वीर है तुम्हारे पास? काव्या के पास आरोही या आदित्य में से किसी की भी तस्वीर नहीं थी, तो उसने नाम में सिर हिला दिया। बिना तस्वीर के कंचन किसी के बारे में पता नहीं लगा सकती थी। काव्या अब सोच में पड़ गई कि वो तस्वीर कहां से लाए। तभी उसे कुछ आइडिया आया और उसने खुश होते हुए कंचन से कहा, आरोही की तस्वीर की क्या जरूरत है जब मैं सामने हूं? ये कहते हुए काव्या वहां से उठकर दूसरे कमरे में गई और वहां से अपनी एक तस्वीर ले आई। अपनी तस्वीर फिर कंचन के हाथ में देते हुए काव्या ने कहा, अब तो हो जाएगा ना काम? इस पर कंचन ने मुस्कुराते हुए हामी में सिर हिलाया और कोई मंत्र जाप करना शुरू किया। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद चंदन से बना वो गोलाकार चमकने लगा। देखते देखते उसमें आग लग गई और अगले ही पल वो आग अब कंचन के शरीर में भी फैलने लगी थी। अब तक कंचन चारों तरफ से आग से घिर चुकी थी, पर फिर भी उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। पूरे शरीर में आग लगने के बावजूद कंचन एकदम शांत बैठी मंत्र पढ़ रही थी। काव्या भी वहीं सामने खड़ी ये सब देख रही थी। कंचन अग्नि वर्षा विचेस में से एक थी, जिसकी वजह से वो कभी आग से नहीं चल सकती थी। बचपन से उसके साथ रहते रहते काव्या को भी ये बात अच्छी तरह से पता चल चुकी थी। इसलिए इस वक्त कंचन को आग से घिरा देखकर भी काव्या शांत थी। कंचन अभी भी ध्यान में थी और मंत्रों का जाप कर रही थी कि तभी अचानक से वो चिल्लाने लगी। चिल्लाने के साथ साथ कंचन कांप भी रही थी। ये देख काव्या पूरी तरह से घबरा गई। ऐसा पहली बार हो रहा था जब कंचन किसी के बारे में जानने की कोशिश कर रही हो और वो चिल्लाने लगे। कंचन को ऐसे कांपते और चिल्लाते देख काव्या से रहा नहीं गया और उसने तुरंत कंचन को ध्यान से जगा दिया। उसके ऐसा करते ही कंचन की आंख खुल गई और इसके साथ ही चारों तरफ लगी हुई आग भी बुझ गई। होश में आते ही काव्या ने कंचन से पूछा, ठीक हो तुम? क्या हो गया था तुम्हें अचानक से? तुम्हें ऐसे देख मेरी तो जान अटक गई थी। काव्या की बात सुन कंचन ने हांफते हुए जवाब दिया, तुम्हारी वो बहन आरोही तुम जैसी नहीं है। कुछ बहुत अजीब है उसमें। जब मैं उसके दिमाग में देख रही थी
तो सिर्फ खून, हवा, चीखने चिल्लाने की आवाजें, बस यही सब सुनाई और दिखाई दे रहे थे। मुर्दों का शमशान है वो जगह। कुछ ठीक नहीं है वो लड़की। उससे बच के रहो तुम काव्या। कंचन की ये बातें सुन काव्या जैसे किसी शॉक में चली गई। ये कैसे हो सकता है? तुम श्योर हो कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई है उसके दिमाग को पढ़ने में? काव्या ने कंचन की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। इस पर कंचन अपनी बात पर एकदम अड़ते हुए बोली, हाँ, मैं कभी गलती नहीं कर सकती ऐसे मामले में। वो लड़की कुछ गड़बड़ है, मैं पूरे दावे से कह सकती हूँ ये बात। कंचन को इतना शोर देख काव्या सोच में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कंचन की बातों पर यकीन करे या फिर उस पर जो वो अब तक देखती आई है। उसने आरोही को हमेशा रोते डरते हुए देखा है, फिर अब ये मानना कि वो जो दिखती है वैसी नहीं है, काव्या के लिए थोड़ा मुश्किल था। काव्या बहुत देर तक शौक में बैठी सोचती रही कि कंचन की बात को सच माने या फिर ये कोई गलती है। बहुत सोचने पर भी काव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने झल्लाते हुए खुद से कहा, क्या मैं बिना मतलब का उसे लेकर सोच रही हूं, जिससे कोई मतलब ही नहीं है मुझे? वो जो कुछ भी है, जैसे भी है, मुझसे कमजोर है। फिर उसके अजीब या गड़बड़ होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कह के काव्या ने खुद को तसल्ली दी और उस बात को वहीं छोड़ दिया। उसके लिए अभी सांकू से बचने का उपाय सोचना ज्यादा जरूरी था। यही सोच काव्या वहां से उठी और अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर काव्या ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। काव्या का कमरा बिल्कुल उसके नेचर जैसा था, डार्क और बिखरा हुआ। कई बार काव्या के कमरे को कंचन ने सजाना चाहा, पर काव्या फिर उसे ये कहकर बिगाड़ देती कि उसे उसका कमरा उजड़ा हुआ ही अच्छा लगता है। वैसे तो काव्या ज्यादातर टाइम बाहर ही भटकती रहती, सिर्फ तभी घर आती जब उससे कोई काम रहता था या फिर सोना रहता। आज काव्या अपने कमरे में किसी मकसद से आई थी। वो मकसद था एक डायरी ढूंढना। ये डायरी काव्या ने किसी पुरानी संदूक में रखी थी। काव्या अपने कमरे में जाते ही वो संदूक ढूंढने लगी। थोड़ी देर इधर उधर देखने पर आखिर उसे वो संदूक मिल ही गया। संदूक मिलते ही काव्या के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। जल्दी जल्दी उसने संदूक खोला और वो डायरी निकाली। डायरी काफी पुरानी लग रही थी। ये काफी हद तक आदित्य के पास रखी डायरी के जैसी दिख रही थी। काव्या ने अब डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। एक के बाद एक काव्या ने आधी डायरी देख डाली। तब जाकर एक पेज पर उसकी नजर टिकी। काव्या ने वो पेज और उसके बाद वाले 4-5 पेज पढ़े और फिर वो डायरी वापस उसी संदूक में डालकर बंद कर दिया। संदूक में वापस रखने के बाद काव्या कंचन के पास गई और बोली, मिल गया उपाय उनकी पूजा बर्बाद करने के लिए। कंचन ने इस पर सरप्राइज होते हुए पूछा, कैसे, क्या उपाय है? कंचन के सवाल को टालते हुए तब काव्या ने कहा, वो सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम मेरी एक हेल्प करो। ये सुन कंचन ने तुरंत कहा, हाँ बताओ ना, क्या हेल्प चाहिए? इस पर काव्या ने जल्दबाजी में कहा, कुछ जानवरों को झोपड़ी के आसपास इकट्ठा करो। ये करते वक्त एक बात का ध्यान रहे कि उन जानवरों में शिकारी भी होना चाहिए और उसके लिए शिकार भी। कंचन को कुछ समझ नहीं आया कि काव्या अचानक से जानवरों को क्यों बुलाना चाहती है, पर अब काव्या ने कहा था तो कंचन को ये करना ही था। तो काव्या और कंचन जानवरों को इकट्ठा करने के लिए सीढ़ियों से ऊपर झोपड़ी में आए और एक जगह खड़े हो गए। कंचन ने फिर काव्या से कहा, मिट्टी लाकर दो मुझे। कंचन की बात मान काव्या झोपड़ी के बाहर गई और मंत्रों के साथ हाथ से कुछ इशारा किया, जिसके बाद अचानक तूफान उठने लगा और उस तूफान के साथ ढेर सारी मिट्टी झोपड़ी के बाहर इकट्ठी हो गई। कंचन ने अब काव्या की ओर देखते हुए कहा, पानी भी। पानी के लिए काव्या ने झोपड़ी के अंदर एक भाला निकाला और फिर मंत्र पढ़ते हुए उसे बाहर जमीन में गाड़ दिया। काव्या के ऐसा करते ही जमीन से पानी के फुहारे बाहर आने लगे। कंचन ने फिर मिट्टी को गीला किया और उससे अलग अलग तरह के जानवर बनाने लगी। थोड़ी देर में ही कंचन ने मिट्टी के कई सारे जानवर बना दिए। इनमें शेर, बकरी, बाघ, हिरण, भेड़िया जैसे जानवर थे। कंचन ने सारे जानवर शिकार और शिकारी के जोड़े में बनाया था। जब सारे जानवर बनकर तैयार हो गए तो कंचन ने कोई मंत्र बोलना शुरू किया
और हर एक मंत्र के साथ वो मिट्टी के जानवर पर फूंक मारती। थोड़ी देर में कंचन ने सारे जानवरों के लिए एक एक बार मंत्र पढ़कर उन पर फूंक मार दिया था। जब कंचन के मंत्र पूरे हो गए तो उसने झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए काव्या से कहा, हो गया काम, अब हमें अंदर जाना चाहिए। इसके बाद काव्या और कंचन दोनों ने मिट्टी के बने जानवरों को उठाया और झोपड़ी के अंदर जाकर खड़ी हो गई। उनके अंदर जाने के बाद अगले मिनट ही झोपड़ी के आसपास जानवरों का मेला लगने लगा। कंचन ने मिट्टी के जितने जानवर बनाए थे वहां वो सारे जानवर असल में इकट्ठे हो गए। जब इन जानवरों का आमना सामना हुआ तो शिकारी अपना शिकार करने लगे। शेर कहीं बकरी को खा रहा था तो कहीं भेड़िया हिरण के टुकड़े टुकड़े करके बैठा था। झोपड़ी के अंदर से काव्या और कंचन ये सारा नजारा देख रहे थे। जब हर तरफ कई सारे जानवर मारे गए तब काव्या ने कंचन से मिट्टी के जानवरों को तोड़ने का इशारा किया। इशारा मिलते ही कंचन ने सारे मिट्टी के जानवर तोड़ दिए। कंचन के ऐसा करते ही झोपड़ी के सामने इकट्ठे हुए जानवर वापस अपनी अपनी जगह लौट गए। जिंदा बचे जानवर तो वापस चले गए पर पीछे छोड़ गए मरे हुए जानवरों का ढेर। काव्या बाहर आई और एक बोरे में उन जानवरों की हड्डियां और मांस इकट्ठा करने लगी। कंचन भी बिना कुछ सवाल किए काव्या का साथ देने लगी। कुछ देर में ही काव्या के पास 2 बोरे भर के जानवरों की हड्डियां और मांस इकट्ठा हो गए। ये देख काव्या खूब जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी। काव्या को हंसता देख कंचन से अब रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, क्या करोगे इन हड्डियों और मांस का? काव्या इस पर कंचन के दोनों हाथ पकड़ते हुए खुश होकर बोली, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कंचन, तुमने आज कितना बड़ा काम किया है। सांकू की पूजा बर्बाद होने से अब कोई नहीं बचा सकता, खुद वो भी नहीं। इतना कहकर काव्या फिर जोर से हंसने लगी। कंचन भी अब तक समझ चुकी थी कि काव्या के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है, पर उसे अभी भी एक कंफ्यूजन थी। तो कंचन ने उसे भी क्लियर करने के लिए काव्या से पूछा, पर तुम उनकी दुनिया में बिना उनकी मर्जी के जाओगी कैसे? इस पर काव्या ने शातिर हंसी हंसते हुए कहा, इसका भी रास्ता ढूंढ लिया है मैंने, तुम बस देखती जाओ। काव्या असल में सांकू लोगों की पूजा में मारे हुए जानवरों की हड्डियां और मांस फेंक कर उनकी पूजा खराब करने का प्लान बना रही थी। इसके लिए उसने हड्डियां तो इकट्ठी कर ली, अब बस सांकू की दुनिया में ले जाना था। काव्या ने इसके लिए भी पूरा प्लान तैयार कर लिया था। अब तक शाम हो चुकी थी और आदित्य अपने घर से वापस आ गया था। जो कुछ भी उसने पता लगाया था उसे अब आरोही से मिलकर वो सब बताने की जल्दी हो रही थी। आरोही को अभी इधर कुछ पता नहीं था कि आदित्य वापस लौटा है या नहीं। वो आदित्य के इंतजार में बैठी हुई थी। आदित्य से अब सुबह का इंतजार नहीं हो रहा था तो उसने डिसाइड किया कि वो अभी जाकर आरोही को सब कुछ बताएगा। ये सोचकर आदित्य आरोही की विंडो से उसके कमरे में पहुंच गया। आरोही किसी ख्याल में खोई हुई थी तो उसे आदित्य के आने की भनक तक नहीं लगी। आदित्य ने जब आरोही को खोए हुए देखा तो उसके सामने जाकर चुटकी बजाते हुए बोला, हेलो, कहाँ खोई हो? मैं यहाँ इतनी जरूरी इंफॉर्मेशन लाया हूं और तुम हो कि मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रही। अचानक से आदित्य को अपने कमरे में देख आरोही सरप्राइज होते हुए बोली, ओह शिट, आप कब आए? इस पर आदित्य अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ा हुआ और झूठ मूठ का थोड़ा बिगड़ते हुए बोला, तुम्हें सच में नहीं पता मैं कब से यहां आकर खड़ा हूं? आदित्य की बात सुन आरोही को लगने लगा कि आदित्य बहुत देर से आया हुआ है और उसे पता नहीं चला, तो आदित्य शायद उससे नाराज हो रहा है। ये सोच आरोही आदित्य के लिए सॉरी फील करने लगी और मुंह बनाते हुए बोली, सॉरी, सांकू जब चाहे मुझे अपनी दुनिया में लेकर चले जाएंगे और हम उन्हें रोक भी नहीं पाएंगे। उसके बाद मॉम का क्या होगा, ये सोच सोच के मेरा सिर फट रहा है। इन सब चीजों में इतना बिजी हो गई थी कि पता ही नहीं चला आप कब आए। आदित्य के मजाक को आरोही ने सच में सीरियसली ले लिया था। आदित्य ने जब देखा कि आरोही पहले से परेशान है तो उसे समझाते हुए बोला, मैं मजाक कर रहा था, अभी आया हूं, कोई देर नहीं हुई है। ये सुन आरोही फिर गुस्से से बोली, तो फिर मुझे परेशान क्यों कर रहे थे बेवजह? आदित्य ने तब कान पकड़ते हुए बोला, सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम इतना सीरियसली ले लोगी इसे भी। अच्छा ठीक है, छोड़िए वो सब, ये बताइए कुछ पता चला? आरोही ने जल्दबाजी में पूछा। आरोही को अब जो उम्मीद थी वो आदित्य से ही थी,
एक बार सांकू उसे ले जा चुके थे तो अब आरोही को ये तो समझ आ गया था कि सांकू जब चाहे उसे दोबारा अपनी दुनिया में बुला सकते हैं। यही सब सोच सोच के वो सुबह से परेशान बैठी थी। इसलिए आदित्य के आते ही उसने झट से उपाय के बारे में पूछा। आदित्य भी मामले की इंपॉर्टेंस को समझ रहा था, इसलिए बिना सुबह तक का इंतजार किए वो तुरंत आरोही को सब बताने आ गया। आदित्य ने अब तक जो कुछ भी पता किया था वो सब आरोही को बताना शुरू किया। उनकी शुद्धि पूजा 5 दिन तक चलेगी। 6th डे वो पूजा खत्म करेंगे और तुम्हें और काव्या को अपनी दुनिया में बुलाएंगे। उनकी दुनिया में सिर्फ वही जा पाता है जिसे वो खुद बुलाना चाहे, तो मैं ऐसे वहां नहीं जा सकता। तो 6th डे जब वो तुम्हें ले जाए उस टाइम तुम मेरा हाथ पकड़ लेना। तुम्हारे कांटेक्ट में रहने की वजह से तुम्हारे साथ मैं भी उनकी दुनिया में पहुंच जाऊंगा। वहां जाकर तुम उनके पास चली जाना जैसे कुछ नहीं हुआ और मैं पीछे कहीं छुप जाऊंगा। सांकू शादी का एक खास मुहूर्त होता है जो 50 साल में एक बार आता है। इस बार उसके सिर्फ 2 मुहूर्त थे, जिनमें से एक पहले ही खत्म हो चुका है। रह गया दूसरा, वो आज से 6th डे पर है। अगर हम मुहूर्त के टाइम को गंवा दे तो फिर अगले 50 साल तक कोई टेंशन नहीं रहेगी। हमारा प्लान भी यही होगा। जैसे ही शादी का मुहूर्त शुरू होगा मैं उन लोगों पर हमला कर दूंगा। मुझसे लड़ने में उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब मुहूर्त निकल गया। फिर तुम फ्री। आदित्य का सारा प्लान सुनने के बाद भी आरोही निश्चिंत नहीं लग रही थी। उसने अपनी शंका जाहिर करते हुए कहा, यानी सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि वो लोग आपसे लड़ने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं। पर अगर वो लड़े ही ना तो फिर तो सब प्लान फेल हो जाएगा। आदित्य ने इस पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सब सोच रखा है मैंने पहले से। अगर प्लान ए काम नहीं आता है तो प्लान बी एक्शन में आ जाएगा और प्लान बी के फेल होने का कोई चांस नहीं है। आदित्य को अपने प्लान बी पर इतना कॉन्फिडेंट देख आरोही बोली, अब प्लान बी क्या है? आदित्य ने इस पर लापरवाही से कहा, अगर प्लान ए सक्सेसफुल हो गया तो प्लान बी जानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हें। डोंट वरी, प्लान ए पक्का काम करेगा। अरे पर मुझे पता तो होना चाहिए ना कि आखिर प्लान बी है क्या? आरोही ने जिद करते हुए कहा। इस पर आदित्य ने उसे टालते हुए कहा, प्लान बी तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है। उसके लिए सिर्फ मैं अकेला ही काफी हूं। तुम अब टेंशन फ्री हो जाओ। आरोही के बहुत कहने पर भी जब आदित्य ने उसे प्लान बी के बारे में नहीं बताया तो आरोही ने फिर पूछना छोड़ दिया और आदित्य को घूरते हुए बोली, फाइन, मत बताइए, नहीं पूछूंगी अब। पर कल को मुझे कुछ भी हुआ ना तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, याद रखिएगा। इतना कह आरोही अपने बेड पर जाकर बैठ गई। ओके, मैं देख लूंगा अपनी जिम्मेदारी, तुम चिल मारो, कहकर आदित्य वापस खिड़की के रास्ते अपने घर लौट आया। असल में आदित्य के पास कोई प्लान भी था ही नहीं। सांकू कम्युनिटी के बारे में जितना कुछ आदित्य को पता चला था उससे आदित्य ये तो जान गया था कि उन्हें मारने का कोई रास्ता नहीं है। हजारों सालों से वो लोग साल्विनोस ट्विंस को ले जा रहे थे और उन्हें ऐसा करने से कभी कोई नहीं रोक पाया है। उन्हें रोकना है तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है और वो है शादी के मुहूर्त को टाल देना। इसके लिए आदित्य पूरी तरह से तैयार था। उसने सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए वो मुहूर्त खत्म होने से पहले लड़ना बंद नहीं करेगा। सिर्फ एक यही रास्ता था आरोही को बचाने का। मगर इस प्लान पर आरोही को भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए आदित्य ने उसे प्लान बी का झूठ बोल दिया ताकि आरोही बेवजह का टेंशन ना पाले। दूसरी तरफ काव्या ने सारी तैयारियां कर ली थी सांकू की दुनिया में जाकर उनकी पूजा बर्बाद करने की। सांकू की दुनिया में जाने के लिए काव्या संदूक में रखी डायरी का एक तंत्र इस्तेमाल करने वाली थी। इसके लिए वो झोपड़ी के बाहर जमीन पर एक स्क्वायर बनाकर उनके बीचों बीच बैठ गई और कंचन से बोली, तुम कर लोगी ना सब सही से? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी एक गलती मुझे सारी जिंदगी के लिए उस दुनिया में फंसा सकती है। बी केयरफुल। कंचन ने फिर काव्या को भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं कोई गलती नहीं करूंगी। इसके बाद भी कुछ गड़बड़ हुई तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें सही सलामत वापस अपनी दुनिया में लेकर आऊंगी, भले ही उसके लिए मुझे धरती और आसमान एक क्यों ना करना पड़े। कंचन के भरोसा दिलाने पर काव्या शांत होकर स्क्वायर में बैठ गई और कंचन से विधि शुरू करने को कहा। काव्या ने कंचन को पहले ही इस विधि के बारे में सब कुछ बता दिया था।
तो कंचन ने काव्या के कहे अनुसार विधि शुरू की। थोड़ी देर में ही कंचन ने विधि पूरी कर ली। अब देर थी तो बस काव्या के सांकू की दुनिया में जाने की। सही टाइम आते ही कंचन ने काव्या को इशारा करते हुए पूछा, तैयार हो तुम? इस पर काव्या ने फुल कॉन्फिडेंट होते हुए कहा, हाँ, पूरी तरह से। काव्या की तरफ से इशारा मिलने पर कंचन ने आखिरी विधि पूरी कर दी। इसके साथ ही काव्या ने मांस और हड्डियों से भरी बोरियों को हाथ से कसकर पकड़ा और अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। देखते ही देखते काव्या सांकू की दुनिया में पहुंच गई, वो भी मांस और हड्डियों के साथ। दरअसल काव्या ये उस डायरी के दम पर कर पाई थी। वो डायरी कोई आम डायरी नहीं थी, बल्कि द्वेंदु के द्वारा लिखी गई थी। द्वेंदु जब काव्या को अनाथाश्रम में छोड़ने गए थे, तभी अपनी एक खास डायरी उसके साथ छोड़ आए थे, ताकि काव्या जब बड़ी हो और उसे किसी तंत्र मंत्र की जरूरत पड़े तो वो उस डायरी की हेल्प ले सके। द्वेंदु ने उस डायरी में आम से खास हर तरह के तंत्र मंत्र लिख रखे थे। द्वेंदु को यह नहीं पता था कि काव्या बड़ी होकर एक अच्छी इंसान बनेगी या बुरी, पर एक फादर होने के नाते उसके लिए रास्ते आसान करना द्वेंदु को जरूरी लगा। सो वो जाते जाते उसके पास अपनी डायरी छोड़ गए। हालांकि काव्या को यह बात आज तक नहीं पता चल पाई कि वो डायरी किसने उसे दी थी। उसने जानने की बहुत कोशिश की, पर द्वेंदु ने कहीं कोई सुराग नहीं छोड़ा था। काव्या ने भी कुछ वक्त बाद डायरी देने वाले के बारे में पता करना छोड़ दिया। काव्या को भी पता था कि डायरी कितनी खास है, इसी वजह से वो हमेशा इसे सबकी नजरों से छुपा कर रखती थी। यहाँ तक कि कंचन को भी आज तक उस डायरी के बारे में कुछ नहीं बताया था, और आज इसी डायरी के दम पर काव्या सांकू की दुनिया तक पहुंच पाई थी। काव्या ने पहले से सब सोच लिया था कि वो सांकू की दुनिया में जाने के बाद कैसे क्या करने वाली है, और उसने ठीक वैसा किया भी। वहां पहुंचकर सबसे पहले काव्या ने बोरियों को एक जगह रखकर उसके ऊपर कुछ बर्फ डाल दिया, ताकि वो किसी सांकू की नजर में ना आए। उसके बाद काव्या एक जगह छुपकर चुपचाप सारे सांकू लोगों को देखने लगी। 5 सांकू अभी भी आग से घिरे गोले में बैठकर मंत्रों का जाप कर रहे थे। बाकी के सांकू गोले के बाहर इधर उधर टहल रहे थे। कुछ एक कोने में ग्रुप बनाकर बैठे बातें कर रहे थे। अब काव्या के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी इन सांकू की नजरों से बचकर उनकी पूजा खराब कैसे करे। जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा, इससे पहले ये लोग मुझे देख ले। जल्दी से अपना काम खत्म कर वापस भागना होगा। एक गहरी सांस लेते हुए काव्या ने खुद से कहा। काव्या अभी खड़ी सोच ही रही थी कि उसने देखा कि सारे सांकू कहीं जाने लगे। काव्या एक पल के लिए खुश हुई कि बाकी के सारे सांकू वहां से दूर चले गए, मगर अभी भी 10 सांकू वहां पहरे पर खड़े थे। तो अब काव्या उन बचे 10 सांकू का ध्यान भटकाने का उपाय सोचने लगी। तभी उससे कुछ आइडिया आया और उसने शेर की आवाज निकालनी शुरू की। इस आवाज की खास बात यह थी कि काव्या एक तरफ खड़े होकर वो आवाजें निकाल रही थी और सब सांकू को ठीक उसके उल्टी तरफ से वो आवाजें सुनाई दे रही थी। शेर की आवाज सुनकर वो सारे सांकू उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। सांकू अपनी दुनिया में शेर की आवाज सुनकर तुरंत समझ गए कि ये कोई साजिश रची जा रही है, क्योंकि उनकी दुनिया में उनके सिवा और कोई जीव रहता ही नहीं था। वो सारे उस आवाज का पीछा करने लगे ताकि साजिश रचने वाले को पकड़ सके, मगर काव्या की चालाकी की वजह से वो उल्टी दिशा में भटक रहे थे, जबकि असली साजिश रचने वाली काव्या दूसरी दिशा में अपना काम कर रही थी। काव्या एक तरफ शेर की आवाज निकालने के साथ साथ बोरियों में भरे जानवरों के मांस और हड्डियां भी बाहर निकालकर जमीन पर फेंक रही थी। अब तक सारे सांकू गोले से काफी दूर जा चुके थे। काव्या को यह सबसे सही मौका लगा, तो उसने आवाज निकालना बंद किया, कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। देखते ही देखते काव्या के मंत्रों का असर शुरू हो गया और एक साथ जमीन पर पड़े सारे हड्डी और मांस के टुकड़े हवा में उड़ते हुए उस गोले में जाकर गिरने लगे। पर इन सब चीजों के गिरने पर भी गोले में बैठकर मंत्र पढ़ रहे वो 5 सांकू नहीं रुके और ना ही उनका ध्यान टूटा। काव्या ये देखकर दंग रह गई और शॉक्ड होते हुए खुद से बोली, ये क्या चीज है? ये लोग ऐसे कैसे कोई मंत्र पढ़ सकता है जब शरीर पर ऐसी चीजें गिर रही हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा मेरा प्लान खराब नहीं कर सकते तुम लोग, तुम्हें उठना ही पड़ेगा। इतना कह काव्या ने अब और तेजी से और एक साथ ज्यादा ज्यादा मांस और हड्डियां गोले में फेंकना शुरू किया, मगर इतने के बाद भी वो लोग टस से मस नहीं हुए। इसी बीच बाकी के 10 सांकू भी वहां वापस लौट आए।
वापस आकर उन्होंने जैसे ही देखा कि मंत्र पढ़ रहे साकुओं पर मांस और हड्डियां गिर रही है, तो वो सब एक साथ कोई आवाज निकालने लगे। उनकी आवाज सुन अगले ही मिनट बाकी के सारे साकू वहां इकट्ठे हो गए। काव्या ये देख घबरा गई और तुरंत मंत्र रोक दिए, जिससे गोले में वो सारी चीजें गिरना बंद हो गई। मगर अब सारे साकू गुस्से में बौखला चुके थे और इधर उधर ढूंढने लगे कि किसने किया है ये। काव्या ये देख तुरंत वहां से भागी और दूर एक बर्फ की गुफा में जाकर छुप गए। वहां आसपास हजारों गुफाएं थी, तो साकू उसे ढूंढते तब तक कंचन उसे वापस बुला लेने वाली थी। काव्या ने ये सब पहले से सोच कर रखा था। कंचन ने अब टाइम देखा और काव्या को वापस बुलाने के लिए तंत्र विधि शुरू की। काव्या इधर गुफा के एक कोने में दुबक कर बैठी एक एक सेकंड गिन रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं कंचन के वापस बुलाने से पहले ही साकू उसे पकड़ ना ले। देखते देखते आधा घंटा बीत गया और काव्या अभी भी उस गुफा में बैठी रह गई। काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि कंचन उसे वापस क्यों नहीं बुला रही। इधर कंचन ने सारी विधि पूरी कर ली थी, अभी तक काव्या वापस नहीं आई थी। ये देख कंचन भी परेशान बैठी थी, मगर कंचन ने भी हार नहीं माना था। वो अब बार बार लगातार वो विधि दोहराने लगी कि कैसे भी काव्या वापस आ जाए। ये क्या हो रहा है काव्या, तुम वापस क्यों नहीं आ रही? कुछ हो तो नहीं गया तुम्हें वहां? कंचन ने घबराते हुए मन ही मन कहा। कंचन के मन में अब कई तरह के ख्याल आ रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तंत्र विधि पूरा करने के बाद भी काव्या वापस क्यों नहीं आ रही। दूसरी तरफ सारे साकू हर तरफ उस इंसान को ढूंढ रहे थे जिसने उनकी पूजा खराब करने की कोशिश की। अभी तक उन्हें यह नहीं पता चल पाया था कि इस सब के पीछे काव्या का हाथ है। 2 घंटे बीत चुके थे और काव्या अभी भी उस गुफा में बैठी हुई थी। बाहर निकलती तो साकू से पकड़े जाने का डर था और अंदर बैठी रहती तो वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाती। काव्या बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। कंचन ही उसे उस दुनिया से बाहर निकालने की चाबी थी और इस वक्त वो कुछ नहीं कर पा रही थी। तो काव्या को अब तक ये समझ आ चुका था कि उसका तंत्र काम नहीं कर रहा है, तभी कंचन उसे वापस नहीं बुला पा रही थी। पर काव्या को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका तंत्र आखिर काम कर क्यों नहीं रहा। वहां जाते वक्त तो तंत्र अच्छी तरह से काम किया, फिर अब वापस जाते टाइम क्यों नहीं असर दिखा रहा? आखिर क्यों नहीं काम कर रहा मेरा तंत्र? क्या है इस जगह पर ऐसा? गुस्से में अपना हाथ जमीन पर मारते हुए काव्या ने खुद से ही सवाल किया। काव्या को साकू की दुनिया में फंसे हुए एक रात बीत चुकी थी। कंचन अपनी सारी कोशिशें करके थक चुकी थी। दूसरी तरफ काव्या भी अब तक समझ चुकी थी कि वो अब इतनी आसानी से वहां से बाहर नहीं निकलने वाली है जितनी आसानी से वहां पहुंच गई थी। कंचन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कैसे काव्या को वापस लाए। उसने अपने भी कई तरह के तंत्र आजमाए पर कुछ काम नहीं आया। कंचन ने फिर काव्या के दिमाग में जाने का सोचा कि शायद कहीं इससे कोई रास्ते का पता चल जाए, पर लाख कोशिश करने के बाद भी कंचन काव्या के दिमाग तक नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने काव्या को एक घेरे में बांध दिया है। सुबह के 7 बज रहे थे। कंचन अब हार मानकर अपने कमरे में बैठी थी। ऐसा क्या करूं मैं कि तुम वापस आ जाओ? कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। काव्या, माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ दिया। मुझ पर कितना विश्वास करके तुमने एक काम सौंपा था और मैंने वो भी खराब कर दिया। निराश होते हुए कंचन ने खुद से ही कहा। तभी कंचन को आरोही का ख्याल आया। आरोही, हाँ, शायद वो मेरी मदद जरूर करेगी, पर क्यों? काव्या को बचाने के लिए तो वो कभी हाँ नहीं करेगी। आदित्य शायद कुछ मदद कर दे। हाँ, दोनों में से कोई तो मदद करेगा ही। मुझे कोशिश करके देखना चाहिए एक बार। एक उम्मीद के साथ कंचन ने मन ही मन कहा और तुरंत आदित्य के घर जाने के लिए निकल गई। घर से बाहर निकलने से पहले कंचन ने अपना रूप बदल लिया था। वो अब एक आम लड़की की जैसी दिख रही थी। काव्या ने कंचन से सारी बातें बताकर रखी थी, तो कंचन आरोही के साथ साथ आदित्य को भी अच्छी तरीके से जानती थी। उसने सोचा अगर वो आरोही और आदित्य से मदद मांगे तो शायद कुछ हो सकता है। कंचन आज कई सालों के बाद अकेले घर से बाहर निकली थी। उसे आदित्य के घर का रास्ता भी नहीं पता था। वो तो काव्या ने एक बार आदित्य को चाकू मारकर उसका खून चुरा लिया था और लाकर कंचन के पास रख दिया था। आज वो खून आदित्य का पता लगाने में काम आ गया। अपने जादू और मंत्रों की शक्ति से
कंचन आदित्य की खुशबू का पीछा करते हुए उसके घर के पास पहुंच गई। अब अंदर कैसे जाए ये बड़ी उलझन थी। कंचन बिल्डिंग के दरवाजे पर खड़ी सोच ही रही थी कि चौकीदार से क्या बोलकर अंदर घुसे। तभी उसे कुछ आइडिया आया और वो अंदर की तरफ बढ़ने लगी तो बिल्डिंग के बाहर गेट पर बैठा चौकीदार उसे रोकते हुए बोला, जी मैडम, कहाँ जा रही हैं? पहले आपको देखा नहीं इधर आते हुए। कंचन ने इस पर मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य से मिलने आई थी, वो भाई है मेरा दूर का। आदित्य का नाम सुन फिर चौकीदार ने शक भरी नजरों से कंचन को देखते हुए कहा, आदित्य साहब से? वही आदित्य जो कॉलेज प्रोफेसर है? उनके कोई रिश्तेदार यहाँ कभी नहीं आते। फिर आप? कंचन ने जब देखा कि चौकीदार उस पर शक कर रहा है तो उसे डराते हुए बोली, तो मैं झूठ बोल रही हूँ? एक मिनट रुको तुम, मैं आदित्य को यहीं बुला देती हूँ, उसके बाद वही बताएगा कि मैं कौन हूँ। आदित्य के गुस्से से चौकीदार अच्छी तरह से वाकिफ था। कई बार आदित्य उसकी खटिया खड़ी कर चुका था जब भी वो उसके किसी काम में अपनी टांग अड़ाता था। तो जब कंचन ने आदित्य को बुलाने की बात कही तो डरते हुए चौकीदार रास्ता देते हुए कंचन से बोला, अच्छा जाइए फिर। वैसे तो आदित्य साहब से मिलने कभी कोई नहीं आता, आज पहली बार आप आई है तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। अब बताइएगा मत साहब को, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। तब कंचन ने हामी में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ ठीक है, बस दोबारा मुझे रोकने की गलती मत करना। इतना कहकर कंचन वहां से आगे बढ़ गई। लिफ्ट लेकर कंचन 5th फ्लोर तक तो पहुंच गई, पर अब 2 घरों से आदित्य की खुशबू आ रही थी और दोनों घर आमने सामने थे। कंचन को समझ नहीं रहा था कि किस घर में घुसकर आदित्य को ढूंढे। एक आरोही का घर था और दूसरा आदित्य का। कंचन ने फिर वहां टाइम वेस्ट करना सही नहीं समझा और एक घर का डोरबेल बजाने लगी। कंचन की किस्मत अच्छी थी कि उसने सही घर की घंटी बजाई थी, वरना कात्यायनी के घर का बजाती तो कितनी देर तक उसे कात्यायनी के सवालों का जवाब देना पड़ता, ये कोई नहीं बता सकता। डोरबेल बजने के कुछ देर बाद आदित्य ने दरवाजा खोला तो सामने अनजान चेहरा देखकर बोला, आप कौन? गेट खुलते ही कंचन ने ना अपना इंट्रो दिया और ना कुछ पूछा, सीधे आदित्य के घर में घुस गई। ये देख आदित्य ने कड़कती आवाज में पूछा, अरे ऐसे कैसे मेरे घर में घुस के आ रही हो? कौन हो तुम? तब कंचन ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं कंचन, काव्या की दोस्त, तुमसे एक मदद चाहिए थी। काव्या की दोस्त सुन आदित्य हंसते हुए बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूंगा? कंचन ने तब बड़े शातिर तरीके से आदित्य को बोतल में उतारने की कोशिश करते हुए कहा, तुम मेरी मदद करोगे क्योंकि मेरे पास आरोही को सांकू से बचाने का उपाय है। कंचन ने कोशिश तो अच्छी की, पर आदित्य कंचन के झांसे में नहीं आने वाला था। उसने बिल्कुल सीधे तरीके से उसे मना करते हुए बोला, मुझे तुम्हारी हेल्प करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जा सकती हो। आदित्य को ऐसे साफ मना करने पर कंचन को अपना आखिरी रास्ता भी बंद होता नजर आने लगा, मगर वो ऐसे हार नहीं मान सकती थी, तो दोबारा कोशिश करते हुए बोली, काव्या सांकू की दुनिया में फंस गई है। वो उन लोगों की पूजा बर्बाद करने वहां गई थी। सांकू की पूजा खराब कर भी चुकी होगी अब तक, पर अब वापस नहीं आ पा रही है। उसने वो पूजा खराब करके आरोही के लिए भी तो रास्ता आसान किया है। अब उसे वापस लाने के लिए तुम मना कर रहे हो। कम से कम आरोही की मदद करने के लिए ही काव्या को वापस ले आओ। आदित्य ने जब सुना कि काव्या उनकी दुनिया में जाकर पूजा खराब कर चुकी है तो शॉक्ड होते हुए बोला, पर वो उनकी दुनिया में गई कैसे? ये तो इम्पॉसिबल था। इस पर मुस्कुराते हुए कंचन ने कहा, काव्या के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उसने वहां जाने से लेकर वहां से वापस आने तक का रास्ता भी ढूंढ लिया था, पर कुछ गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से वापस नहीं आ पा रही है। अब बस हम लोगों को यह पता लगाना होगा कि वो गड़बड़ क्या हो रही है। आदित्य अब सोच में पड़ गया कि उसे काव्या की मदद करनी चाहिए या नहीं। आदित्य अभी ये सब सोच ही रहा था कि वहां आरोही आ पहुंची। अंदर आई तो आरोही की नजर सामने खड़ी कंचन पर पड़ी तो उसने आदित्य से पूछा, ये कौन है? तो आदित्य ने आरोही को सारी बात बताते हुए कहा, कंचन है ये, काव्या की कोई फ्रेंड, हम लोगों की मदद मांगने आई है। काव्या सांकू की दुनिया में जाकर फंस गई है और अब वापस नहीं आ पा रही। तो हम क्या मदद कर सकते हैं इसमें? हम लोगों को तो वहां जाने का भी तरीका नहीं पता है, वापस लाने का क्या खाक पता होगा? कंचन ने इस पर आरोही के पास आते हुए कहा, तुम कर सकती हो मदद, मैं काव्या तक नहीं पहुंच पा रही।
पर तुम उस तक पहुंच सकती हो। काव्या से एक बार बात हो जाए तो वो कुछ उपाय बता सकती है। तुम्हें बस उससे कनेक्ट करना होगा। मैं कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ उससे? मेरे पास तो कोई पावर भी नहीं है, और जो है उसका यूज करना नहीं आता। आरोही ने मदद करने से इनकार करते हुए कहा। कंचन ये सुनकर मुस्कुराने लगी। आरोही ये देख चौंकते हुए बोली, अब हंसी किस बात पर आ रही है तुम्हें? कंचन ने ये सुन आरोही को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम क्या क्या कर सकती हो ये मुझसे बेहतर और कौन जानता होगा। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूं मैं। मुझसे कुछ नहीं छुपाया आरोही। कंचन की ये बातें सुन आरोही और आदित्य दोनों सरप्राइज थे। कंचन उनके बारे में काव्या से भी ज्यादा जानती थी। ये बात उन दोनों को परेशान कर रही थी। आदित्य ने कंचन की चालाकी देखकर उसकी हेल्प करने का डिसाइड किया और बोला, ठीक है, हम करेंगे तुम्हारी मदद। इस पर आरोही आदित्य की तरफ घूर कर देखने लगी। आदित्य ने आरोही की तरफ ध्यान नहीं दिया और आगे बोला, पर उसके पहले मुझे ये जानना है कि सांखू की दुनिया में जाने के लिए काव्या ने किस तंत्र का इस्तेमाल किया था। उसके बाद ही उसे वापस लाने का कुछ उपाय सोच सकता हूं। आदित्य की शर्त सुनकर कंचन एक पल के लिए सोच में पड़ गई। काव्या ने वो विधि किसी को भी बताने से मना किया था, पर आज उसी को बचाने के लिए कंचन को काव्या की बात टालनी पड़ रही थी। कंचन अब ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो आदित्य की शर्त माने या नहीं। अगर वो आदित्य की शर्त मान गई और काव्या को पता चला तो शायद वो कंचन को कभी माफ ना करे, मगर काव्या को वापस लाना भी जरूरी था। यही सोच कंचन ने आखिर में आदित्य को सब बताने का सोचा और बोली, ठीक है, मैं तुम्हें तंत्र विधि बता दूंगी। अपनी शर्त मंजूर होता देख आदित्य मन ही मन खुश हो रहा था। कंचन को देखते ही पहली नजर में ही आदित्य ये जान गया था कि वो कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि एक विच है। एक अवतार होने की वजह से आदित्य की ये सबसे खास पावर थी कि वो रूप बदलकर सामने आने के बाद भी इंसान का असली रूप देख सकता था। वो जानता था कि वो अगर मदद करने से मना कर देगा तो कंचन कोई और रास्ता ढूंढ लेगी, मगर इससे आदित्य को सांखू की दुनिया में जाने का तंत्र कभी नहीं पता चल पाता। सिर्फ इस तंत्र को पाने के लिए ही वो कंचन की मदद करने के लिए तैयार हुआ था। पर इधर आरोही गुस्से से उबल रही थी। वो काव्या की कोई मदद नहीं करना चाहती थी, खासकर उसने जो कात्यायनी के साथ किया उसके बाद तो आरोही काव्या की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी आदित्य काव्या की मदद क्यों करना चाहता है। अब आरोही से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था तो वो आदित्य का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए एक कोने में ले गई और चिढ़ते हुए बोली, क्या जरूरत है उसकी हेल्प करने की? उसे उसके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? वो खुद अपने दम पर गई है उनकी दुनिया में, तो वैसे ही वापस भी आ जाएगी। तब आदित्य ने उसे समझाते हुए बोला, इसमें हमारा भी फायदा है आरोही, इसलिए मैं उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हुआ हूं। ये कंचन कोई आम लड़की नहीं है। रुको, मैं दिखाता हूं तुम्हें। इतना कहकर आदित्य आरोही को कंचन के पास लाया और कंचन से बोला, अपने असली रूप में आओ, मुझे तुम्हारा असली चेहरा देखना है। आदित्य की बात मानकर कंचन तुरंत अपने असली रूप में आ गई। उसे देख आरोही की आंखें फटी की फटी रह गई। एक लड़की का शरीर और लोमड़ी का चेहरा, ये कैसे हो सकता है? आरोही को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो एकटक कंचन को घूरे जा रही थी। आरोही को ऐसे घूरते देख कंचन भी अनकंफर्टेबल होने लगी, तो आरोही को टोकते हुए बोली, हो गया हो तुम्हारा देखना, तो हम काव्या को वापस लाने का काम शुरू करें। कंचन ने जब ऐसे कहा तो आरोही को रियलाइज हुआ कि वो बहुत देर से कंचन को एकटक देखे जा रही थी। दरअसल आरोही ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कोई इंसान इस तरह का भी हो सकता है, इसलिए आज अचानक कंचन को देखकर वो सरप्राइज थी। आखिर में आरोही उसकी मदद करने के लिए तैयार हुई और बोली, क्या करना होगा मुझे? तो कंचन ने उसे सारा प्रोसेस बताते हुए कहा, सबसे पहले तुम्हें काव्या के दिमाग में जाकर यह देखना होगा कि वो कहां फंसी है और कैसी है। उसके बाद जब काव्या का पता चल जाए तो तुम्हें उससे कांटेक्ट करना होगा और पूछना है कि उसके तंत्र में दिक्कत क्यों हो रही है। उसके पास कोई सोल्यूशन जरूर होगा, तो वो जो कुछ भी बताएगी वो तुम मुझे बता देना। बस इतना ही करना है। वैसे उसके दिमाग तक मैं भी पहुंच सकती थी, पर उस दुनिया में ऐसा बाउंड्री टेप कुछ है जो मुझे काव्या तक जाने से रोक रहा है। पर तुम अलग हो,
तुम्हें कोई बाउंड्री नहीं रोक सकती, इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने आई हूं। कंचन की सारी बात सुनने के बाद आरोही ने अब हिम्मत किया और ध्यान में बैठ गई। ध्यान में बैठने के बाद वो काव्या के बारे में सोचने लगी। आदित्य और कंचन वहीं पास में खड़े सब देख रहे थे। आरोही अभी काव्या के बारे में सोचने की कोशिश कर रही थी, पर बार बार वो उस आदमी के बारे में सोचने लगती जो डांडिया नाइट्स की रात उसे दिखाई दे रहा था। हर बार आरोही खुद को समझाकर उस आदमी से अपना ध्यान हटाती और वापस काव्या के बारे में सोचती, पर फिर अगले मिनट वो उसी आदमी का चेहरा सामने देखने लगती। कुछ देर ऐसा हुआ कि तभी अचानक से सोचते सोचते आरोही एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। ना कोई इंसान और ना कोई जानवर। आरोही को समझ नहीं आया कि वो अचानक ऐसी जगह पर क्यों पहुंच गई। आरोही इधर उधर भागने लगी कि उस वीरान जगह पर कोई रास्ता मिल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। वो भागे जा रही थी और दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। इधर आदित्य और कंचन आरोही के चेहरे पर शिकन देख समझ गए कि वो कहीं किसी के दिमाग तक पहुंच गई है। आरोही की शक्ल देखकर साफ पता चल रहा था कि वो घबराई हुई है। आदित्य ने आरोही को ध्यान में कांपते देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा। तभी कंचन ने आदित्य के बढ़ते हुए हाथ को रोक दिया और कहा, अभी नहीं, उसे अकेले अपनी मुश्किलों का सामना करने दो। आदित्य ने कंचन को आगे कुछ कहा नहीं और चुपचाप अपना हाथ पीछे कर आरोही के ध्यान से उठने का इंतजार करने लगा। उसने भी सोचा इस बार आरोही को अपनी परेशानियों से खुद लड़ने का मौका मिले, ताकि आगे चलकर वो और बड़ी मुसीबतों का आराम से सामना कर सके। आरोही को ध्यान में गए कुछ ही देर हुई थी कि कंचन ने कुछ मंत्र पढ़ा और आरोही का हाथ पकड़कर बैठ गई। उसके ऐसा करते ही आरोही को कुछ झटका सा लगा। उसके बाद आरोही को महसूस हुआ कि वो जमीन से भागते भागते किसी तालाब में आ चुकी है। आरोही अब और तेजी से भागने की कोशिश करने लगी, पर तालाब इतना गहरा था कि वो डूबने लगी। देखते देखते वो अंधेरी जगह रोशन होने लगी। आरोही अब अपने आसपास देख पा रही थी। रोशनी होने पर आरोही ने जब तालाब को देखा तो उसके होश उड़ गए। वो तालाब पानी का नहीं बल्कि खून का तालाब था। आरोही खून से लथपथ थी और अभी भी डूब रही थी। खुद को बचाने के लिए आरोही हाथ पैर मार रही थी, पर वो इससे और डूबती जा रही थी। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने बचाव के लिए चिल्लाने लगी, बचाओ मुझे, कोई है? पर उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। आरोही सिर्फ ध्यान में ही नहीं बल्कि असल में भी खून से लथपथ हो चुकी थी। उसके पूरे शरीर से खून की धारा बह रही थी। आदित्य ने जब ये देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया और वो तुरंत आरोही को जगाने लगा, मगर आदित्य के कितना भी जगाने पर आरोही का ध्यान नहीं टूटा। आदित्य अब गुस्से से भरकर कंचन से बोला, क्या हो रहा है ये आरोही के साथ? इसके पहले भी वो ध्यान में बैठी है पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हारी वजह से आरोही को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जल्दी से उठाओ इसे। इस पर कंचन ने आदित्य को शांत करवाते हुए कहा, ये खून जो तुम देख रहे हो ये आरोही का नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आदित्य ने चौंकते हुए पूछा। कंचन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और आरोही के हाथ से खून साफ करने लगी। थोड़ी देर में जब आरोही के हाथ पर से सारा खून साफ कर दिया तो आदित्य को दिखाते हुए बोली, ये रहा तुम्हारा जवाब। ये खून आरोही का नहीं है। दरअसल आरोही के शरीर से खून बहता तो दिख रहा था, पर जब कंचन ने उसे साफ किया तो उसके हाथ पर कोई चोट के निशान नहीं थे और ना कोई कट दिख रहा था। आदित्य ये देख दंग रह गया। उसे जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने फिर कंचन से सवाल किया, आरोही का नहीं तो फिर और किसका खून है ये? तो कंचन ने मुस्कुराते हुए कहा, सही समय आने पर तुम खुद ही जान जाओगे। अभी के लिए बस इस बात पर सब्र करो कि ये खून आरोही का नहीं है। आदित्य को कंचन की ये पहेलियां समझ नहीं आ रही थी। वो बार बार पूछना भी नहीं चाहता था क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि कंचन को बताने का मन नहीं होगा तो वो नहीं बताएगी कैसे भी। मगर इस सब में आदित्य को एक बात की शांति थी कि ये खून आरोही का नहीं था। यही सोचकर वो आरोही को जगाने के बजाय उसके ध्यान से जागने का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ आरोही अभी भी अपनी जान बचाने के लिए तालाब में हाथ पैर मार रही थी। तभी तालाब के भीतर से किसी ने आरोही का पैर पकड़ लिया और उसे अंदर की तरफ खींचने लगा।
आरोही इससे बहुत ज्यादा घबरा गई और अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर आरोही की एक न चली और वो खून से भरे तालाब के भीतर चली गई। अंदर जाते वक्त उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो उसे पता चला कि एक ने नहीं बल्कि दो लोगों ने उसके पैरों को पकड़ रखा था और अंदर की ओर खींच रहे थे। आरोही इन दोनों चेहरों को पहचानती थी। इनमें से एक वो बस वाला आदमी था जिसने आरोही के साथ बदसलूकी की और अगली सुबह मारा गया था, और दूसरा वो जिसे आरोही ने उसके कमरे में घुसकर बेरहमी से जान से मारा था। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अचानक से ये सब क्या हो रहा है। आरोही को लगने लगा कि अब वो इस तालाब में डूबकर मर जाएगी, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में जब आरोही ने दोबारा आंखें खोली तो देखा कि वो अब एक दूसरी जगह पर आ चुकी है। वो जगह सांकू की दुनिया और आरोही की दुनिया के बीच की जगह थी। एक तरफ बिल्कुल सामान्य मौसम था तो दूसरी तरफ बर्फबारी हो रही थी। आरोही को दूसरी तरफ देखते ही याद आ गया कि वो सांकू की दुनिया है, तो वो उस तरफ आगे बढ़ने लगी। मगर जैसे उसने उस तरफ जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए, उसके सामने बर्फ की एक दीवार खड़ी हो गई। तो आरोही ने उस दीवार को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर ऐसा करते ही उसे बहुत तेज झटका लगा और वो तुरंत ध्यान से जाग गई। आरोही के जागते ही आदित्य ने उससे पूछा, ठीक हो तुम? तो आरोही ने कुछ कहा नहीं, बस हाँ में सिर हिला दिया और अपने आप को देखने लगी। उसकी बॉडी पर अभी भी खून ही खून लगा हुआ था। आरोही खुद को देखे एकदम शॉक थी और बिना कुछ बोले उठकर बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाकर शावर खोल दिया और अपने शरीर से खून साफ करने लगी। ऐसा करते हुए आरोही की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे तैसे नहा धोकर उन्हीं भीगे कपड़ों में बाहर आई तो कंचन ने पूछा, पहुंच पाई उस दुनिया तक या नहीं? आरोही ने इस पर ना में सिर हिलाया और वहां से जाने लगी। तो कंचन ने आगे बढ़कर आरोही का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और बोली, क्यों? मेरी इतनी कोशिश के बाद भी वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाई तुम? आरोही ने इस पर पलटकर गुस्से में कंचन की तरफ देखा और बोली, मुझे नहीं पता। इतना कहकर आरोही वहां से अपने घर चली गई। आदित्य ने भी चुपचाप उसे जाने दिया, क्योंकि आरोही अभी बात करने की हालत में नहीं लग रही थी। आरोही को ऐसे स्ट्रेंज बिहेव करते देख आदित्य परेशान था। इससे पहले भी एक बार आरोही उनकी दुनिया में गई थी, पर तब तो उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जैसा इस बार हुआ था। आरोही इस बार ध्यान से वापस आने के बाद ऐसी लग रही थी जैसे किसी बुरे सदमे में चली गई हो। आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने एक बार फिर कंचन से पूछा, मुझे पता है इस बार कुछ तो बुरा देखा है आरोही ने वहां, तभी इतनी शॉक्ड लग रही है, और मुझे यह भी पता है कि इसमें तुम्हारा हाथ है। बताने का कष्ट करोगी क्या कि क्या किया तुमने उसके साथ? कंचन ने एकदम शांत लहजे में आदित्य को जवाब देते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस उसे उसकी हकीकत से वाकिफ करवा दिया। इतना कह कंचन वहां से जाने लगी और जाते जाते आदित्य से बोली, मैं फिर आऊंगी। आरोही को अभी एक बार और ध्यान में बैठना होगा, उसके बाद ही वो उस दुनिया तक पहुंच पाएगी। इतना कह कंचन वहां से चली गई। कंचन के जाने के बाद आदित्य अब सोच में पड़ गया कि कंचन आखिर किस हकीकत की बात कर रही थी। कंचन की बातों से आदित्य को इतना तो समझ आ गया था कि आरोही के बारे में कुछ तो ऐसा है जो उससे भी छुपा हुआ है। आदित्य ने अब ठान लिया कि वो उस हकीकत का पता लगा के रहेगा। शाम के 5 बज रहे थे। आरोही अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि उसके ध्यान में बैठने पर वो दोनों आदमी ही क्यों दिखाई दे रहे थे। आरोही ये सब बातें सोच ही रही थी कि घर की डोरबेल बजी। कात्यायनी बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गई हुई थी 1 वीक के लिए, तो आरोही घर पर अकेली ही थी। इसलिए जब डोरबेल बजी तो आरोही गेट खोलने गई। दरवाजा खुला तो सामने आदित्य खड़ा था। आदित्य को सामने देख आरोही को लगा कि शायद कंचन फिर से आई है और आदित्य उसे बुलाने आया है। तो आरोही ने पूछा, वो फिर आई है क्या? आदित्य ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, सिर्फ मैं आया हूं, तुमसे बात करनी थी। आदित्य ने यह बात काफी सीरियसली बोली थी। आरोही ने फिर आगे कुछ सवाल नहीं किया
और आदित्य को घर के अंदर आने का रास्ता दिया। अंदर हॉल में आकर आदित्य सोफे पर बैठ गया। आरोही भी उसके सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था, तो माहौल एकदम शांति का बना हुआ था। आदित्य ने तब बात शुरू की और बोला, सुबह तुम मेरे घर से बिना कुछ बोले ही वापस आ गई थी, तो मुझे लगा शायद तुम ठीक नहीं हो, इसलिए देखने आ गया। वैसे क्या देखा था तुमने सुबह ध्यान में? पिछली बार जब ध्यान में गई थी तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा इस बार हुआ। वो खून कहां से आया? कोई आइडिया है तुम्हें इस बारे में? आदित्य के सवालों का सीधा जवाब देने की बजाय आरोही ने उसे टालते हुए बोला, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अचानक से आरोही का ऐसा अजीब बिहेवियर आदित्य को परेशान कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आरोही ने ऐसा क्या देख लिया जो वो एकदम शांत हो गई। कुछ बता भी नहीं रही थी। आदित्य ने फिर उस बारे में ना पूछने का फैसला किया। उसने सोचा कि आरोही जब कंफर्टेबल होगी तो खुद ही बता देगी। फिलहाल आरोही का नॉर्मल होना ज्यादा जरूरी था। यही सोच आदित्य ने आरोही से बोला, तुम्हें याद है एक दिन तुम्हें मेरी अलमारी में से एक लड़की की पेंटिंग मिली थी और तुम फिर उसके बारे में जानने के लिए मेरे पीछे पड़ गई थी? इस पर आरोही ने बुझी हुई आवाज में जवाब देते हुए कहा, हाँ, आपकी लवर की तस्वीर अच्छे से याद है मुझे। आदित्य ने तब आगे कहा, हाँ, तब मैंने तुम्हें सारी बातें नहीं बताई थी। आज कुछ बताना चाहता हूं उसके बारे में। ओनली इफ यू वॉन्ट टू नो। ये सुन आरोही आदित्य की तरफ सस्पिशियस होकर देखते हुए बोली, ऑफ कोर्स आई वुड वांट टू नो। आदित्य ने जब ऐसे कहा कि वो कुछ बताना चाहता है तो आरोही का दिल धक से हो गया। उसे लगा कहीं वो लड़की जिंदा तो नहीं है। इसी ख्याल से आरोही के माथे पर टेंशन की लकीरें बन गई। इसलिए उसने तुरंत आदित्य को उसके बारे में सब बताने को कहा। तो आदित्य ने फिर बताना शुरू किया। उसका नाम मैत्री था। माई फर्स्ट लव। इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। एक वक्त तक हमारे बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक टाइम ऐसा आया जब वो मुझसे बातें छुपाने लगी। वो डर रही थी किसी बात से और परेशान रहने लगी। मैंने बहुत जानने की कोशिश की पर उसने मुझे कभी नहीं बताया। ऐसे ही काफी दिन तक चलता रहा। फिर एक दिन जब मैं घर आया तो वो मुझे नहीं मिली। मैंने बहुत ढूंढा पर उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। कई महीनों तक मैं उसकी तलाश करता रहा। फिर एक रात एक तालाब के पास मुझे उसकी डेड बॉडी मिली। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी और मुझे कोई रीजन भी नहीं पता था कि क्यों। उसकी मौत के करीब 6 साल बाद मुझे पता चला कि दज्जाल ने उसे मारा था। वो बहुत टाइम से उसे परेशान कर रहा था और दावा कर रहा था कि वो उसे प्यार करता है। मैत्री ने उसे हर बार इनकार करके भगा दिया। बदला लेने के लिए उसने मैत्री को ही जान से मार दिया। और जब तक मुझे सारी बात का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं मैत्री को हमेशा के लिए खो चुका था और दज्जाल भी कहीं छिप गया था। न मैं मैत्री को बचा पाया और न तुरंत उसकी मौत का बदला ले पाया। हाँ, कई सालों के बाद दज्जाल मारा गया, पर तब तक वो कई बुरे काम कर चुका था। पता है, मुझे आज तक इस बात का पछतावा होता है कि अगर मैत्री ने मुझे पहले ही सब बता दिया होता तो शायद मैं उसे बचा लेता और आज वो जिंदा होती। बट आई लॉस्ट हर। पर मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, इसलिए आज ये सब तुम्हें बताया मैंने। आई एम इन लव अगेन आफ्टर सो मेनी ईयर्स। तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खो सकता मैं। ये बात तुम्हें याद रखना होगा। अगर कोई भी ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझे बेझिझक शेयर कर सकती हो। यू नो दैट राइट? आदित्य को पता ही नहीं चला कि कब बातों बातों में उसने आरोही से अपने प्यार का इजहार कर दिया। जब तक उसे ये समझ आया तब तक देर हो चुकी थी। आरोही इस बार आदित्य को टोक के बिना उसकी सारी बातें सुनती रही। पहले तो उसे लगा आदित्य ऐसे ही अपने पास्ट के बारे में बता रहा है, पर जब उसने बात खत्म की तब आरोही को समझ आया कि आदित्य उससे लेकर परेशान है और इस वजह से ये सब बता रहा है। आदित्य अब एकदम चुप हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे बोले तो बोले क्या। आरोही का भी वही हाल था। मैत्री के बारे में सुनकर पहले आरोही को बुरा लग रहा था,
पर आखिर में जब उसे पता चला कि आदित्य उसे खोने से डरता है तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसका मन हो रहा था कि सीधा जाकर आदित्य को गले लगा ले और कह दे कि वो भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना वो करता है। वो भी आदित्य को कभी नहीं खोना चाहती थी, पर उसके साथ अभी जो कुछ भी हो रहा था आरोही समझ नहीं पा रही थी। उस चीज को आदित्य को कैसे एक्सप्लेन करे, क्या बताए कि वो मरे हुए लोगों को देख रही थी ध्यान में, जो उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। आरोही बैठी ये सब सोच ही रही थी कि फिर से उसके घर की डोरबेल बजी। आरोही ने जाकर दरवाजा खोला तो कंचन खड़ी थी। मुझे लगा था आदित्य यहीं मिलेगा, ये कहते हुए कंचन सीधा घर के अंदर चली आई। आरोही और आदित्य दोनों को बेकार लग रहा था, खासकर ऐसे टाइम पर जब वो लोग इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। कंचन को भी ये समझ आ रहा था कि ये दोनों उनके आने से खुश नहीं है, पर इस बात को नजरअंदाज करके वो सिर्फ अपना काम निकलवाना चाहती थी। इसलिए बिना समय गंवाए आरोही से बोली, शुरू करें। इस बार ध्यान रहे कैसे भी काव्या तक पहुंचना है तुम्हें, सारी बातों को भूल कर। आरोही ने भी सोचा कि जितना टाइम वो कंचन से बहस में वेस्ट करेगी वो उतनी ही देर उसके घर में पड़ी रहेगी, इसलिए जल्दी जल्दी उसका काम खत्म करके आरोही उसे भगाना चाहती थी। तो बिना कुछ कहे वो चुपचाप ध्यान में बैठ गई और काव्या के बारे में सोचने लगी। इस बार ज्यादा टाइम नहीं लगा आरोही को उस दुनिया में पहुंचने में, पर आरोही इस बार भी सांकू की दुनिया के बाहर तक ही जा पाई थी। बर्फ की वो दीवार जिससे पिछली बार आरोही को झटका लगा था वो अभी भी वैसे ही खड़ी थी। आरोही ने इस बार फिर उस दीवार को छूने की कोशिश की और इस बार भी जोर के झटके के साथ ध्यान से जाग गई। उसे ध्यान से बाहर आते देख कंचन ने बड़ी उम्मीद के साथ पूछा, क्या हुआ, मिली काव्या? क्या कहा उसने? आरोही ने इस पर अफसोस जताते हुए कहा, नहीं, इस बार भी मैं उस दुनिया तक नहीं पहुंच पाई। बीच में एक बर्फ की दीवार बन गई है, अब जिसके पार जाना इम्पॉसिबल है। जब भी उसे टच करो जोर का झटका लगता है। एक बार पहले भी मैं उस दुनिया में गई थी, तब नहीं थी ये दीवार। आरोही की बात सुनकर कंचन फिर से निराश हो गई। आदित्य तब बोला, हो सकता है काव्या ने पूजा बर्बाद कर दी हो उनकी, इसलिए उन लोगों ने बीच में ये दीवार बना दी हो ताकि आगे से कोई उनकी दुनिया में बिना उनकी मर्जी के ना घुस सके। आदित्य की बात से आरोही भी सहमति जताते हुए बोली, हाँ, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। काव्या को बाहर लाना है तो दीवार तोड़नी पड़ेगी पहले। दीवार तोड़ने का सुनकर कंचन कुछ सोचने लगी, फिर अपनी जगह से उठी और बोली, मुझे लगता है शायद मुझे काव्या को वापस लाने का तरीका पता है। ये सुन आरोही और आदित्य दोनों एक साथ बोल पड़े, कैसे? तो कंचन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जान जाओगे, देखते जाओ। कंचन इतना कहकर वहां से चली गई। आरोही और आदित्य सोच में पड़ गए कि कंचन ने आखिर ऐसा क्या रास्ता ढूंढ लिया जो वो अभी नहीं बता सकती। ये कुछ उल्टा सीधा करने वाली है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। कुछ सोचते हुए आदित्य ने आरोही से कहा। आरोही ने भी कंचन को लेकर अपना शक जाहिर करते हुए कहा, हाँ, मुझे भी लग रहा है। आदित्य को दाल में कुछ काला लग रहा था, पर इस वक्त वो कर भी क्या सकता था। कंचन क्या करने वाली है ये तो तभी पता चल पाएगा जब वो उस काम को करना शुरू करेगी। तो आदित्य ने डिसाइड किया कि वो कंचन पर नजर रखेगा। इसके लिए सबसे पहले जरूरी था ये जानना कि कंचन रहती कहाँ है। तो आदित्य तुरंत उठा और कंचन के पीछे लग गया ताकि उसके रहने की जगह का पता लगा सके। कंचन आरोही के घर से निकलकर कुछ दूर तक रोड पर चली और फिर जंगल की तरफ जाने लगे। आदित्य भी उसके पीछे पीछे छिपते हुए जंगल की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी देर में ही कंचन झोपड़ी के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर कंचन ने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा कि वहां आते हुए उसे कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो झोपड़ी के अंदर चली गई। इस दौरान आदित्य झोपड़ी से दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहा था। उसने कंचन को उस झोपड़ी में जाते देखा तो मन ही मन बोला, झोपड़ी में क्यों रह रही है ये? उसे उम्मीद नहीं थी कि कंचन किसी झोपड़ी में रहती होगी, इसलिए ऐसे उसे झोपड़ी के अंदर जाते देख वो थोड़ा शॉक था। पर फिर उसे लगा कि शायद कंचन ये जान चुकी है कि वो उसका पीछा कर रहा है और उसे बेवकूफ बनाने के लिए झोपड़ी में चली गई है ताकि आदित्य को लगे कि वो उस झोपड़ी में रहती है। आदित्य ने तब सोचा कि क्यों ना कुछ देर और इंतजार किया जाए।
कंचन अगर उसे बेवकूफ बनाने के लिए उस झोपड़ी में गई होगी तो कुछ देर में खुद ही बाहर आ जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वो उसी झोपड़ी में रहती है। यही सोच आदित्य वहीं पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया और कंचन के बाहर आने का वेट करने लगा। देखते देखते 2 घंटा बीत गया, पर कंचन झोपड़ी के बाहर नहीं आई। तो आदित्य को यकीन हो गया कि कंचन वहीं रहती है और वो वापस आ गया। इन सब में रात के 8 बज चुके थे। तो अब आरोही के घर जाने के बजाय आदित्य को अपने घर जाना ज्यादा सही लगा। आरोही इधर इंतजार कर रही थी आदित्य का। जब 9 बज गए और आदित्य नहीं आया तो आरोही खुद ही उसके घर चली गई। आदित्य के घर का दरवाजा खुला ही था, तो वो सीधा घर के अंदर चली गई। आदित्य थका हुआ था तो वो वापस आते ही शावर लेकर सो गया था। आरोही उसके कमरे के बाहर जाकर नॉक करने लगी। आदित्य ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने आरोही को देखकर हड़बड़ाते हुए बोला, क्या हुआ, सब ठीक है ना? आरोही ने तब आदित्य को शांत करवाते हुए बोला, हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है मुझे लगा था आप कंचन का पता लगाकर मेरे घर आएंगे, इसलिए मैं वेट कर रही थी। आप नहीं आए तो मैंने सोचा खुद ही आकर पता कर लूं कि क्या हुआ वहां जाने पर। सॉरी, मैं सो गया था वापस आकर, मुझे नहीं पता था तुम वेट कर रही होगी मेरा, आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा। आरोही ने फिर टॉपिक चेंज किया और बोली, ये सब छोड़िए और ये बताइए कि कंचन के घर का पता चला या नहीं? आदित्य ने उसे फिर वहां की सारी बात बताते हुए कहा, हाँ पता चल गया है, पर मुझे कुछ सही नहीं लगा वहां। कंचन जंगल के बीच एक झोपड़ी में रहती है, अग्निवर्षा विच है वो।